हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। याद कीजिए, इनिशियल टॉपिक में जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाया तो हम लोगों ने एक बात की थी कि बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके जस्ट बाद हम लोगों ने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट के 3 सेक्शंस हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस टॉपिक की एक खास बात ये है बेटा कि 11th और 12th दोनों में ही ये आपका टॉपिक कवर होता है। तो आप 11th को डील कर रहे हैं, 11th के स्टूडेंट हैं या आप 12th के स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बड़ा आज फंडामेंटल बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि भाई ये बना कैसे, इसका थॉट कैसे आया, कैसे क्या कुछ होता है इस सब के अंदर, वो सब हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे। एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या बेटा, एक बार कि मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है, बीकर लगा लेते हैं, और उस कंटेनर में बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दैट इज कॉपर सल्फेट, और यू मस्ट नो इट इज ऑफ ब्लू कलर सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। और अगर हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मान लीजिए एक जिंक का रोड डिप कर दें, ठीक है जी, सॉल्यूशन किस चीज का बेटा? कॉपर सल्फेट, और रोड किस चीज की है? जिंक। तो होता क्या है, कुछ टाइम के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है किसकी वजह से है? कॉपर सल्फेट की वजह से ये डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ब्लू कलर क्या होना शुरू हो जाएगा? डिसअपियर। और जो बीकर है आपका बेटा, इट बिकम्स हॉट, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है वो समझिए। जब हम इसको डिप करते हैं तो एक रिएक्शन अंदर ही अंदर होती है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, और बन क्या जाता है बेटा जी? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन इस बीकर के अंदर होती है। और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है अगर आप समझिए, देखिए एक्चुअल में हमें करना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट करना सीखना है। तो ये थॉट कैसे आया, किस तरीके से आपका करंट जनरेट होगा, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब भी कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 0 होती है, क्लियर है। और सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन फाइंड आउट इजीली, दैट इज -2, तो कॉपर शुड बी +2। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। कॉपर सल्फेट में सल्फेट अगर -2 है तो कॉपर शुड बी +2। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है, कॉपर की स्टेट बन जाती है 0, सल्फेट विल रिमेन सेम एंड जिंक विल कन्वर्ट इनटू +2। तो रिएक्शन ये है, लेकिन ऊपर का जो आप स्टेट देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें शो करता है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसे होता है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा जी और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें तो जिंक क्या हो गया, 0 से +2 चला गया, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात? दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा जी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, यानी कि +2 से बन गया 0। मान के चलिए किसी चीज के ऊपर +2 चार्ज है और वो रिएक्शन के बाद 0 है, समझिएगा। +2 का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट इज कॉपर। मान लीजिए मैं कॉपर हूं, मेरे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। रिएक्शन के बाद मैं कॉपर सल्फेट की बजाय कॉपर बन गया और मैं कहता हूं कि भैया कोई कमी नहीं है मेरे पास, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन के दौरान मैंने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, ठीक है जी। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसके दोनों एस्पेक्ट्स को देखें तो कलेक्टिवली इट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। और 11th में पूरी यूनिट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है बेटा दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। लेकिन हुआ क्या वो समझिए, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया, कॉपर सल्फेट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, इस वजह से जो इसका ब्लू कलर है बेटा वो क्या हो गया?
डिसअपियर हो गया, W कलर विल डिसअपियर। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को। और बीकर धीरे धीरे क्या हो गया, गर्म होना शुरू। अब इस प्रोसेस से हमारी एक बात समझ में आई कि रिएक्शंस के दौरान हीट जनरेट होती है, और हम सबको पता है, या आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिसिटी या करंट के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक है हमारे पास, को जनरेट करने के हमारे ऑप्शंस क्या होते हैं, याद कीजिए। या तो थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल, या न्यूक्लियर होता है, या हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, और आज के टाइम में एक नया स्टेप आ गया हमारे पास, विंड एनर्जी। इन सब में क्या होता है बेटा, एनर्जी को यूज किया जाता है, उससे क्या होता है, हम टरबाइन घुमाते हैं, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग, और वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। लेकिन इन सब में ही हीट प्रोड्यूस होती है, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है। इन सब में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, और दैट हीट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हुआ क्या, जब हमने जिंक को बेटा कॉपर सल्फेट में डाला, तो ये बीकर हमारा गर्म हो गया। तो इससे एक बात समझ में आई कि यहां भी हीट जनरेट हो रही है, और अगर हम इस हीट को यूज कर ले, समझ पा रहे हैं बात को, अगर हम इस हीट को यूज कर ले, वी कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और हीट एक्चुअल में जो ट्रांसफर होती है, ये अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो यहां पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, करंट कब पास होता है, करंट पास होने की बेटा दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। नंबर 1, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, और जब हमारे पास फ्री आयंस। ये दो केस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से करंट पास हो सकता है या करंट मूव कर सकता है। ठीक है जी, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों दिया गया, इस हिस्से को क्या बोला हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन, और इसे क्या बोला बेटा, रिडक्शन। क्लियर है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, वो ये आई बेटा कि जिंक और कॉपर सल्फेट आर इन द सेम बीकर, दोनों के दोनों किस में थे, एक ही बीकर में थे। तो इस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुनना आप लोग, इस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही बीकर में हो जाए, उसे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, द नेम इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक्चुअल में ये जो हमारा जो प्रोसेस है बेटा, ये किस कैटेगरी में आ गया, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, दैट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए जी, तो अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें करना क्या एक्चुअल में, जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें उनको कैप्चर करना है एक तरीके से, तभी हम पता लगा पाएंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो हमारा प्रोसेस जाता है, वो हमने ये कोशिश की कि हम एक बीकर में तो ऑक्सीडेशन करवा लें, और दूसरे बीकर में अपन रिडक्शन करवा लें। होगा क्या, थ्रू वायर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और वी कैन कैप्चर दैट, और उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आपको, इस दोबारा बताता हूं, समझिए। अभी क्या हो रहा है, एक ही बीकर में दोनों काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है भैया, रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीडेशन अलग में कर दूं और रिडक्शन अलग में कर दूं और उन्हें थ्रू वायर जोड़ दूं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाएगा, एक मीडियम मिल जाएगा ट्रेवल करने के लिए, और वहां से हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की कोशिश करें। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, उसी रिडॉक्स रिएक्शन को जो एक बीकर में थी, और वो क्या कहला रही थी, डायरेक्ट, अब अपन ने उसको दो अलग अलग बीकर में कर दिया। अब ये क्या होगा, एक में अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे और दूसरे में अपन रिडक्शन करवाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट बीकर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा सेटअप तैयार किया है। अब यहां देखिए ध्यान से, ये जिंक का रॉड है, इलेक्ट्रोड है आपके पास, और ये जो सॉल्यूशन है बेटा दैट इज ऑफ ZnSO4। जिंक को ZnSO4 में डिप कर दिया है, और कॉपर को बेटा कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। ठीक है जी, जिंक विल डिप इन ZnSO4 एंड कॉपर विल डिप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये है जी हमारा वोल्टमीटर, मान लीजिए ES है।
अभी होना क्या चाहिए बेटा, पहले तो ये समझिए, होना ये चाहिए था जैसे डायरेक्ट में हुआ था, जिंक विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे होगा समझिए, जिंक विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल मूव थ्रू दिस वायर, वो इस वायर से मूव करेंगे और यहां तक आएंगे, और यहां क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट will dissociate into copper 2 positive plus sulfate 2 negative। ठीक है, कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4, जैसे NaCl टूटता है भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव है बेटा, ये कॉपर 2 पॉजिटिव, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं आपके पास यहां से, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा एक्सेप्ट करके विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, ठीक है, और दिस कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, यहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा, आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, करंट कब फ्लो करता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है, अनलेस अंटिल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहां पर एक सेटअप लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में सॉल्ट ब्रिज, दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। ये मान लीजिए यू शेप का होता है हमारे पास, यू शेप का ग्लास का ट्यूब होता है, क्या नाम दिया जाता है इसको, सॉल्ट ब्रिज। अभी सॉल्ट ब्रिज के 3 फंक्शन होते हैं मोटे तौर पे, ठीक है। पहला ये क्या करता है, फर्स्ट सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट इसके बिना नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। दूसरा आयंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, किसको मेंटेन करता है, न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। और तीसरा है बेटा जी फ्लो ऑफ आयंस में हेल्प करता है, फ्लो ऑफ आयंस हेल्प करता है, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से सेटअप आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अब इस सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है बेटा, इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, AgNO3, समटाइम्स KNO3, अमोनियम सल्फेट, ये डिपेंड करता है आप किस तरीके का रिएक्शंस करवा रहे हैं, अलोंग विद अगर अगर एंड जेलेटिन, अगर अगर एंड जेलेटिन। तो ये तो केमिकल्स हैं, चेंज हो सकते हैं, या ये दो जो चीज है बेटा अगर अगर और जेलेटिन, एक्चुअल में इनका काम क्या है, इनका काम होता है पेस्ट बनाना, फ्लफी पेस्ट बनाना, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज में हम ना तो सॉलिड ले सकते हैं ना लिक्विड ले सकते हैं, सॉलिड लेंगे तो फ्लो नहीं होगा और लिक्विड लेंगे तो फ्लो होल्ड नहीं कर पाएगा, वो फ्लो करके नीचे आ जाएगा। तो हमें कैसा चाहिए, सेमी सॉलिड, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर अगर और जेलेटिन। और अगर आप जेलेटिन को जानना चाहते हैं बेटा, जितने भी मेडिसिनल कैप्सूल आपने आज तक कंज्यूम किए हैं उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है ना बेटा, वो जेलेटिन की बनी है। क्लियर है, तो चलिए जी प्रोसेस को समझते हैं। जिंक क्या करता है बेटा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, कॉपर सल्फेट टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू, ठीक है। तो होगा क्या, अगर करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ जा रहा है बेटा, तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट, वो इससे उल्टी चली जाएगी। तो करंट क्या रहेगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो जी अब ये समझना है कि ये करंट कब तक फ्लो करेगा। एक पॉइंट पे जाने के बाद बेटा यहां जो हमारा वोल्ट मीटर है या एमीटर है वो हमारी फ्लक्चुएशन या रीडिंग देना बंद कर देगा। उसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए हो क्या रहा है, जिंक किस में टूट रहा है, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। क्लियर है ये बात। अब हो क्या रहा है बेटा, जिंक जो Zn2 पॉजिटिव है वो यहां इकट्ठा होता जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट किसमें टूट रहा है, Cu2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट में। सल्फेट भी कहां इकट्ठा होता चला जा रहा है, सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर तो क्या हो रहा है, यहां डिपॉजिट हो रहा है। अब होगा क्या बेटा, जैसे जैसे Zn2 पॉजिटिव बढ़ेंगे यहां, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी साइड वो उसको जाने से रोकेंगे, अपोजिट चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या होगा, जिंक इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को
नहीं जाने देगा या इनके लिए एक तरीके से हर्डल क्रिएट कर देगा। सेम चीज यहां होगी बेटा, सल्फेट है यहां पर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे दे कॉज रिपल्शन, तो क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए हर्डल क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से हमने क्या किया है, सॉल्ट ब्रिज में ये कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। होता क्या है, यहां का सल्फेट थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज ट्रेवल करके बेटा जी यहां आ जाता है। दोबारा समझिए, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये जो सल्फेट आयंस है यहां से ट्रेवल करेंगे और यहां आ जाएंगे। एक बात और हमेशा ध्यान रखनी है, सॉल्ट ब्रिज के आयंस कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे जस्ट प्रोवाइड मीडियम। ध्यान रखेंगे आपकी बात, ये जो केमिकल्स है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जी देखिए, सल्फेट यहां से आ रहा है यहां, तो होगा क्या, यहां का जो हमारे पास Zn2 पॉजिटिव है बेटा, वो क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और इट विल बिकम ZnSO4, ये फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाए। तो अब ध्यान से देखिए, शुरू में सॉल्यूशन कौन सा था, ZnSO4 का सॉल्यूशन, दोबारा क्या बन रहा है ZnSO4। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इस कंटेनर में ZnSO4 का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ZnSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, हमारा कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो रहा है, कॉपर इस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है और सल्फेट जा रहा है दूसरे कंटेनर में। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये धीरे धीरे इसका जो लेवल है बेटा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, अनलेस अंटिल या तो ये रोड खत्म हो जाए या ये सॉल्यूशन खत्म हो जाए या सर्किट डिस्टर्ब हो जाए। इन तीन कंडीशन में आपका जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाए। कौन कौन सी तीन कंडीशन है समझिए। देखिए, जिंक क्या हो रहा है, जिंक टूट रहा है, हो सकता है खत्म हो जाए एक दिन। कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, टूट रहा है, हो सकता है कंज्यूम हो जाए। दूसरा, यहां एक जरूरी चीज क्या है, सर्किट, अगर ये सर्किट डिस्टर्ब हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। यानी कि तीन चीजों का हमें रेगुलर ध्यान देना जरूरी है, ना तो हमारी इलेक्ट्रोड खत्म हो, ना हमारा सॉल्यूशन खत्म हो, ना हमारा सॉल्ट ब्रिज डिस्टर्ब हो। अगर ये तीनों चीजें मेंटेन रहेंगी बेटा तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो प्रॉपर मैनर में बना रहेगा। समझ पा रहे हैं, एक बार इसको ध्यान से देखिए, फिर आगे का प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो आगे प्रोसीड करें हम। अब ये जो सेल है ना बेटा, ये मेन चीज है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये तो एक एग्जांपल लिया हमने, दुनिया भर के एग्जांपल हो सकते हैं। तो एक्चुअल में देखिए हमने किया क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दिया। और सीधी सी बात है भैया, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो हमने क्या किया है, केमिकल की मदद से करंट जनरेट कर दिया। अब सोच के देखिए इसका फायदा क्या है, कहां यूज होता है, कौन सी ऐसी जगह जहां आप इस तरीके से यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी बैटरीज हमारे पास है, जनरली याद कीजिए आप सबके घर में इन्वर्टर होगा। अब इन्वर्टर में एक बैटरी है, एक सेटअप है हमारे पास, उसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ऊपर नोब्स लगी होंगी। और वो सॉल्यूशंस क्या करते हैं बेटा, अगर मान लीजिए हमारा मेन सप्लाई ऑफ हो जाए तो सॉल्यूशंस अंदर रिएक्ट करके दे मूव इलेक्ट्रॉन्स, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जो भी इन्वर्टर टाइप बैटरीज है हमारी, वो सारी की सारी, और बहुत सारी बैटरी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल में, वो सब क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कैटेगरी में आती है। तो अभी तक हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन करवाते थे, लेकिन केमिस्ट्री वालों ने क्या कर दिया बेटा, रिएक्शन के थ्रू करंट जनरेट करवा दिया। ठीक है, अब मेन चीज जो है आपको इसको याद रखने के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, वो ध्यान रखनी है। एक फॉर्मूला दिमाग में रखिए, LOAN, लो। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, LOAN। L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड, एंड N रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है जी, तो सिर्फ लोन के फॉर्मूले से आपको याद रह सकता है या याद हो जाएगा कि भैया इन दोनों में से एनोड कौन है, कैथोड कौन है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है। तो अगर ये लेफ्ट है बेटा तो इट विल बी राइट, अगर वो ऑक्सीडेशन है तो इट विल बी रिडक्शन, CP। समझिएगा, R मीन्स राइट, R मीन्स रिडक्शन, C फॉर कैथोड, एंड इट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल।
ओके, तो वी कैन लर्न जस्ट ए वर्ड लोन, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया किसका तो ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, कौन नेगेटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो हमें यहां ये ध्यान रखना बेटा कि अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां हो रहा है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन जा रहा है, ठीक है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो याद करने का सीधा सा तरीका है रिडक्शन टू ऑक्सीडेशन, यानी कि करंट विल ट्रेवल फ्रॉम रिडक्शन टू ऑक्सीडेशन। आप सिंपल वर्ड आरओ से इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेटअप होता है। और यहां पर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है बेटा, तो ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये करंट की डायरेक्शन में फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाएगा और यहां से हमें पता चलेगा कि भैया यहां पर करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक एक मिनट ध्यान से देखिए, हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने ये समझा कि भाई सॉल्यूशन की मदद से करंट बन सकता है, ठीक है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बची हुई है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेट। ये तो मान लिया कि जी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, लेकिन कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है अभी इसको देख के वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को आगे एक तरीके से इलेबोरेट कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि कितना करंट जनरेट होगा। फॉर मैं आपको एक हल्के मोड में एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए हमने एक सेटअप कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, बट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता। तो हमें क्या पता भैया इससे मोबाइल चार्ज होगा कि घर का इन्वर्टर का काम करेगा। हो सकता है इन्वर्टर वाले को हम बैटरी मोबाइल वाली दे दें और मोबाइल वाले को इन्वर्टर वाली दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये जानना जरूरी है बेटा कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेट विद विच कॉम्बिनेशन, कौन से कॉम्बिनेशन से कितना वोल्ट जनरेट होगा, ठीक है। समझ गए आप इस बात को। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को आगे इलेबोरेट करते हैं कि हाउ मच करंट विल बी जनरेट, ठीक है जी। चलिए एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या करंट के बारे में बात करें। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होती है, एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमने समझा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, करंट जनरेट होता है। बट द प्रॉब्लम अराइजेस इज कि भाई वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उस केस में हम हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेट ये कैसे पता करेंगे, ये हमारा मेन मोटिव है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, दुनिया भर के एलिमेंट्स है, दुनिया भर के सॉल्यूशंस है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ है, जिंक का सिल्वर के साथ है, आयरन का कोई सॉल्यूशन है, मर्करी का सॉल्यूशन है, दुनिया भर के सॉल्यूशंस है। द प्रॉब्लम अराइज कि भाई कौन सा कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, वो कहता है जी मुझे 1.6 वोल्ट की बैटरी चाहिए या 1.6 वोल्ट का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए। अब हमें कैसे पता कि 1.6 वोल्ट ही कैसे जनरेट होगी, दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, दुनिया भर के कॉम्बिनेशन है। अब या तो हम रैंडमली सबको चेक करें, तो इसका एक अल्टरनेट वे ढूंढा गया। वो क्या था कि किसी एक को स्टैंडर्ड मान लिया जाए और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम 0 कंसीडर करेंगे और उसके साथ बाकी के कॉम्बिनेशंस बना के देखेंगे, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन को हमने क्या कंसीडर कर लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यू कैन से नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो एक बार इस सेटअप को समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो मानिए पहले तो ये देखिए कि ये सेटअप क्या है और इसमें ये सारी चीजों की हमें जरूरत क्या पड़ी। जब हम लोगों ने जिंक लिया था तो जिंक को सीधा ZnSO4 में डाल दिया था, कॉपर को सीधा कॉपर सल्फेट में। लेकिन जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप कर रहे हैं तो हम ये सारी चीजें क्यों लेके चल रहे हैं वो समझ लेंगे। अब समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, क्लियर है जी, और मैं इसके साथ किसी का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल जिंक इन ZnSO4 और ये मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब देखिए दो चीज हो सकती है, या तो जिंक ऑक्सीडेशन करेगा इसके कंपैरिजन में या फिर जिंक रिडक्शन करेगा। दोबारा समझिए, मैंने एक तरफ हाइड्रोजन का सेटअप किया, एक तरफ जिंक का सेटअप किया। अब जिंक क्या करेगा, फॉर एग्जांपल जिंक अगर ऑक्सीडेशन करता है बेटा तब हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। और बाय चांस अगर यहां कोई ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है जो रिडक्शन करे तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो भैया हाइड्रोजन की तो डबल समस्या है, उसे दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। हो सकता है जरूरत पड़ने पे ऑक्सीडेशन करना पड़ जाए, हो सकता है दूसरे पे डिपेंड होकर उसको रिडक्शन करना पड़ जाए। तो ये जो सेटअप तैयार किया गया ये इस वजह से ऐसा बनाया गया ताकि ये अपने हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों में डील कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिंक
के साथ सेटअप है। अब मान लीजिए जिंक क्या कर रहा है बेटा, जिंक कर रहा है ऑक्सीडेशन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, अगर हमें करंट का फ्लो करवाना है, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जिंक अगर लूज करेगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट, तभी तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये एक्सेप्ट कैसे कर सकता है वो समझिए। अगर मैं बात करूं H2 गैस की, H2 गैस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, फिजिबल नहीं। तब क्या करना पड़ेगा हमें, यहां ये जो सॉल्यूशन है बेटा दैट इज ऑफ 1 मोलर HCl का, ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 1 मोलर HCl। अब HCl क्या करता है बेटा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एसिड है, किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये जो H है बेटा 2H विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिंक देगा हमें, और इट विल कन्वर्ट इनटू H2 गैस, और ये गैस यहां से बाहर आ जाएगी। यानी अगर कोई ऑक्सीडेशन वाला हुआ तो HCl क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जिंक की बजाय कोई ऐसा जो रिडक्शन करना चाह रहा हो। समझ पा रहे हैं बात को। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है, मान लीजिए वो रिडक्शन करना चाह रहा है, कॉपर के साथ अगर हम सेटअप करें तो वो इस तरीके से रिएक्ट करना चाह रहा है, तो अब उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, इट विल रिक्वायर इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो अगर साथ वाला रिडक्शन कर रहा है ना बेटा, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी है। अगर कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, HCl का काम नहीं रहेगा, अब यूज होगा H2। अब H2 क्या करेगा बेटा, H2 विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास, ऑक्सीडेशन। ये कैसी होगी, रिडक्शन। कंप्लीट क्या बन गया हमारा, रिडॉक्स। यहां देखिए ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ये कैसी रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन। कलेक्टिवली दे विल कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आ रही बात समझ में। तो हाइड्रोजन में इस सारे सेटअप की जरूरत क्यों थी, क्योंकि इसको जरूरत पड़ने पे बेटा ऑक्सीडेशन या जरूरत पड़ने पर रिडक्शन दोनों काम करने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, ये वो वायर है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। अब सवाल ये है कि सर ये प्लेटिनम जो है इसकी क्या जरूरत है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां वायर पर होना है। अगर बीच में हमने कोई ऐसा मेटल यूज कर लिया जो इस सॉल्यूशन के साथ अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर ले, फॉर एग्जांपल ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सॉल्यूशन का H क्या करे, गेन कर ले, ये क्या करे, लूज, और ये क्या करे, गेन। तो एक इंटरनल सेल बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएंगे ही। तो ऐसे केस में हमें एक ऐसे एलिमेंट की जरूरत थी जो लिस्ट रिएक्टिव कैटेगरी का हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करना चाहे। इसके लिए हम लोग कार्बन को भी यूज कर सकते थे। प्लेटिनम है, और क्योंकि प्लेटिनम हाईली अनरिएक्टिव है और हमें इसको HCl में डिप करना है, तो कोरोजन भी नहीं होना चाहिए, हमारा मेटल भी डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसके ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद प्लेटिनम। ठीक है। तो इस H2 का क्या काम है समझिए, इसका काम हुआ रिडक्शन। इस HCl का क्या काम हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन। ये H2 क्या है, ये वो है जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके। या दूसरा नाम क्या है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेंगे, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है याद कीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस है आपके पास, 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो हमारा सेटअप है, वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, एनसीईआरटी या सीबीएसई में जनरली आज भी ये फॉलो हो रहा है, लेकिन ये एक आउटडेटेड बेटा इलेक्ट्रोड है जो आजकल यूज नहीं होता है। जनरली हम क्या करते हैं, और यूज क्यों नहीं होता वो समझ लीजिए। पहली बात, इसमें क्या प्रॉब्लम है, या जो बेसिक इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि गैसेस को हैंडल करना बेटा बहुत मुश्किल होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्रेशर हमेशा कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर, कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर, और ये दोनों ही काम बेटा बहुत टफ है। तो आजकल इसका एक अपडेट वर्जन हमारे पास है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जो हम लोग फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। फंडामेंटली हमारा जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी जो प्रिस्क्राइब करती है, वो मोटे तौर पे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही डिस्कस करती है। समझ पा रहे हैं आप, ये बात कंफर्म है।
नोट डाउन कीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए जी, अब जो सेटअप हम लोगों ने बनाया बेटा, वो ये समझने के लिए है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे निकलता है। पहले तो एक बार आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई मेटल है और मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। फॉर एग्जांपल जिंक को हमने डिप कर दिया ZnSO4। अब तीन चीजें हो सकती हैं, या तो क्या होगा, जिंक जो मेटल है, मैं आपको यहां डायग्रामेटिकली समझाता हूं एक बार। भाई मैंने जिंक को डिप कर दिया ZnSO4 के सॉल्यूशन में, ये मेरा जिंक है और ये मेरा ZnSO4 है। अब देखिए यहां तीन चीजें हो सकती है, तीन टाइप की रिएक्शन हो सकती है। या तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक पे डिपॉजिट हो जाएगा, और तीसरा ना ये लूज करेगा ना ये गेन करेगा। तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। आइदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन और Zn2 पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, अगर Zn2 पॉजिटिव गेन करता है तो रिडक्शन, और ये तीसरा हो सकता है कि ना ये लूज करे और ना ये गेन करे। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब वो समझिए क्या है, एक बेसिक सी चीज समझते हैं, पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को अगर हम बेसिक भाषा में समझे, पोटेंशियल है ताकत। क्लियर है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। ये कोई इलेक्ट्रोड है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसकी वो ताकत, वो टेंडेंसी, हम क्या कहेंगे उसको, पोटेंशियल। और अगर हम इलेक्ट्रोड लेके चलें तो वर्ड बन जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ये बात। चलिए जी, अब अगर हम ये सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशंस में स्टडी करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है कि भैया टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो, प्रेशर स्टैंडर्ड हो और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड हो, तो वही पोटेंशियल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है। टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर गैस के केस में जरूरत पड़ेगी, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होनी चाहिए बेटा 1 मोलर। अगर हम ये तीन कंडीशंस लेके चलें और फिर हम पोटेंशियल निकालें किसी इलेक्ट्रोड का, तो वो नाम पड़ जाएगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। तो हमने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लिया, 0 मान लिया। ठीक है जी, द वैल्यू इज कंसीडर टू बी 0। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी वो समझिए। मान लीजिए जिंक ZnSO4 में है, अब ये लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या पता चलेगा कि भैया क्या हो रहा है। तो इसको एक एक्सटर्नल सॉल्यूशन के साथ हम लोगों ने कंबाइन कर दिया ताकि प्रोसेस थ्रू दिस वायर। क्लियर है। अब होगा क्या वो समझिए। ये जिंक क्या करेगा बेटा, जिंक विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, वही पुराना स्टेप, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से जाएंगे और यहां जो हमारा 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में समझा था, वो H पॉजिटिव क्या करेगा बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इट विल बिकम H2 और वो गैस यहां से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब वोल्ट मीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा। अब ये जो रीडिंग आएगी बेटा, इस केस में ये रीडिंग है हमारे पास 0.76 वोल्ट। ये हमारी यहां पर रीडिंग आ जाती है। और क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या कंसीडर की है, 0, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू मान ली जाएगी बेटा, ये जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मान ली जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो सारा किसका कंसीडर होगा, इसका। और क्योंकि हमने लोन का फॉर्मूला याद किया है, लेफ्ट वाली साइड क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो इस वैल्यू को क्या नाम दिया गया बेटा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीडेशन करता है और उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यहां पर रिडक्शन हो जाएगा। तो अब किया क्या बेटा, समझो, इस तरीके से हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर दिया। ठीक है जी, कहीं भी आप लेफ्ट राइट कहीं भी अटैच कीजिए इनिशियली, क्या हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो होगा। अब एक बात समझिए,
मान लीजिए जिंक ने किया ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इधर जाएंगे। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स में शो होगी, तो ये क्या कर देगा, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा। अब ये अगर इधर है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हमारा रिडक्शन है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है। तो हम कोई भी सेटअप कर ले, अगर हमसे गलती भी हो जाए लेफ्ट और राइट की, तो हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मदद से पता कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ये बात? तो यहां जो हम लोगों ने डायरेक्शन देखी वो थी हमारे पास हाइड्रोजन से जिंक की तरफ, यानी कि अगर करंट की ये डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या अपोजिट होगी। इसका मतलब ये लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है, और जो लूज करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो गेन करता है उसको क्या होता है, रिडक्शन। इट मींस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। क्लियर है? तो हमने एक टेबल बना ली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टेबल, और उसमें जिंक डाल दिया, उसकी वैल्यू कितनी लिख दी, 0.76। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? देखिए एक बार इसको, फिर इसको हम अनदर एग्जांपल से आपके सामने लेके आते हैं। ठीक। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था बेटा, जिंक और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था, उसको हाइड्रोजन के साथ अटैच करके देखा था कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा। अब हमने फॉर एग्जांपल कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ये कोई सेटअप है। तो अब होगा क्या, यहां पर क्या होगा बेटा, ये H2 गैस होती है। अब होगा क्या, दिस H2 गैस, ये जो H2 गैस है, इट विल कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, थ्रू दिस वायर ट्रेवल करेंगे, और यहां क्या होगा बेटा, कॉपर सल्फेट टूट जाएगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, और ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव बना बेटा, ये लेगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को और इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर, और आपको पता है कॉपर विल डिपॉजिट। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां हो रहा है, ये द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हेयर, तो होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो अपोजिट होगी, तो इट विल बी लाइक दिस। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो इट विल बी नोन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए जी, तो अब फिर दोबारा वही बात, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमने कितना कंसीडर किया, 0। तो अब यहां जो वैल्यू आएगी वो किसकी कंसीडर कर ली जाएगी, दैट विल बी ऑफ कॉपर। और हुआ क्या है कॉपर का, कॉपर का हुआ है रिडक्शन, तो वो जो वैल्यू होगी बेटा वो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। और जब ये वैल्यू यहां स्टडी की गई बेटा, ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.34 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है, नाउ दिस इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसकी आ जाएगी, ऑफ। अब कुछ नहीं करना बेटा, क्या किया साइंटिस्ट ने, इसी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके जितने एलिमेंट थे उनका कॉम्बिनेशन बनाते चले गए। अब दो चीजें होंगी, या ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा हमारे पास। हाइड्रोजन की वैल्यू को हमेशा के लिए 0 मान लिया, तो जो भी वैल्यू आती वो किसकी मान ली जाती, दूसरे की। समझ पा रहे हैं बात को? तो अगर ऑक्सीडेशन वो शो करता, मान लीजिए कॉपर भी रिडक्शन शो कर रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इससे पहले हमने जिंक स्टडी किया था, जिंक की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 0.76 वोल्ट, और वो क्या थी, जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू थी। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या किया बेटा, जितने भी एलिमेंट थे उन सब का कॉम्बिनेशन बनाया हाइड्रोजन के साथ। दो ही चीजें हो सकती है, याद कीजिए, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो जो पोटेंशियल आता वो किसका होता, हाइड्रोजन से जो अपोजिट साइड हम लोगों ने कंटेनर या मेटल लिया है, और दो हमारे ग्रुप बन गए, एक बना रिडक्शन का और एक बना ऑक्सीडेशन का। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो बेसिकली तौर पे कितने बन गए हमारे पास, दो बन गए। एक ग्रुप में हमने सारे ऑक्सीडेशन वाले डाल दिए और दूसरे ग्रुप में हमने सारे रिडक्शन वाले डाल दिए। क्लियर है, आ रही ना बात समझ में? तो ये जो है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश। क्लियर है? अगर कोई आपसे यहां ये पूछता है कि भैया कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, पॉजिटिव कौन होगा, तो एक ही चीज याद रखनी, याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, लोन का फॉर्मूला। तो कॉपर का क्या हुआ, अगर ये लेफ्ट है वो राइट होगा,
ये ऑक्सीडेशन है वो रिडक्शन होगा, ये एनोड है वो कैथोड होगा, और अगर ये नेगेटिव है बेटा तो दैट विल बी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अभी प्रॉब्लम क्या आ गई देखिए, समझिएगा। हमारे पास दो सीरीज तैयार होगी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से और दूसरी रिडक्शन पोटेंशियल के। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी और साइंटिस्ट के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे पूछता है जिंक का पोटेंशियल क्या है, मैं कहता हूं 0.76, तो अगला सवाल क्या पूछेगा भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजिंग। तो किया क्या गया, दोनों ग्रुप्स को उठा के मिक्स कर दिया गया। लेकिन ऐसे मिक्स करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, समझिएगा, ऑक्सीडेशन की अगर कोई वैल्यू है 0.76 वोल्ट, ये हमारे पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जिंक का हम लोगों ने एग्जांपल उठाया, अगर मैं पिताजी इसके सामने का साइन चेंज कर दूं तो इट इटसेल्फ नाउ बिकम्स द वैल्यू ऑफ इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। साइन चेंज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन क्या बन जाएगा, रिडक्शन। तो जितने भी मेटल थे, चाहे वो ऑक्सीडेशन कर रहे थे चाहे वो रिडक्शन कर रहे थे, किया गया उन पूरे दोनों ग्रुप्स को कंपाइल कर दिया गया। और कंपाइल करने के लिए किया क्या, जितने भी ऑक्सीडेशन वाले थे उन सब के आगे नेगेटिव का साइन लगा दिया गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, रिडक्शन में। तो जो सीरीज थी, जो पहले दो सीरीज थी, अब वो क्या बन गई, एक सीरीज, और उसको नाम दे दिया गया बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम दिया गया उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और क्योंकि सारी की सारी रिडक्शन पे बनी है तो नाम आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी। तो ये वो सीरीज है जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इस सीरीज को हम लोग, इस टॉपिक, ये टॉपिक क्लियर है ना, तो हम लोग सीरीज पे चले आगे, कंफर्म है? एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेसिकली क्या था बेटा कि दो सीरीज बनी थी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और एक रिडक्शन की, लेकिन उन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स। और मिक्स कैसे करना है समझो, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है जिसकी जो भी है उसके आगे सिर्फ माइनस का साइन लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपकी सीरीज के कुछ एलिमेंट्स हैं जो जनरली इस्तेमाल होते हैं। इनके सामने इनकी वैल्यू दी गई है माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव से पहले ये वैल्यू मूव करते करते जाएगी हमारे पास 0 पर जाएगी, और उसके बाद पॉजिटिव की वैल्यू शुरू होगी। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं? तो अभी इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से याद हो जाएगा। मैं एक बार आपको बोल के दिखा रहा हूं, दैट इज, लेके बेटा सारा कैश ना मांग एल्टो, लेके बेटा सारा कैश ना मांग एल्टो, जानकार फिर कदे कोनी सुने, जानकार फिर कदे कोनी सुने, पंजाब में हरियाणा से कुर्ता सिलवाने पटियाला आए। तो एक दो बार आप इसको बोलेंगे, बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। लेके बेटा सारा कैश ना मांगे एल्टो, जानकार फिर कदे कोनी सुना, पंजाब में हरियाणा से कुर्ता सिलवाने पटियाला आया। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स हैं, और इनके सामने इनकी वैल्यू लिखी गई है। ऑल्दो एग्जाम में ये वैल्यू आपको मिलती है, बट कई बार क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भैया ऊपर कौन है और नीचे कौन है। अगर आप सीरीज को ऐसे याद करेंगे आसानी से याद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे सीरीज याद होती है, लेके बेटा सारा कैश ना मांगे एल्टो, जानकार फिर कदे को नहीं सुना। अब ले का मतलब लिथियम, जानकार फिर कदे को नहीं सुना, पंजाब में हरियाणा से कुर्ता सिलवाने पटियाला आया, एयू गोल्ड। तो लिथियम ऊपर है और गोल्ड नीचे है, समझ पा रहे हैं? तो ऊपर की वैल्यू नेगेटिव, नीचे आते आते 0, देन इट स्टार्ट्स पॉजिटिव। तो जो सबसे नीचे होगा ना बेटा, उसका रिडक्शन सबसे बढ़िया होगा, और जो सबसे ऊपर होगा उसका रिडक्शन सबसे वीक होगा, और यू कैन से उसका ऑक्सीडेशन बढ़िया होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें समझने हैं। तो ये कहलाती है बेटा हमारी इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है जी, एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में हमें बताना होता है। फॉर एग्जांपल,
मान लीजिए मेरे पास एक लिथियम है, एक आयरन है बेटा, एक जिंक है और एक गोल्ड है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है देख के अंदाजा लगाना। लेकिन अगर आपको ये सीरीज याद है, कौन सी सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये कंपाइल सीरीज नहीं होती बेटा, बहुत सारे आयंस होते हैं। और यहां पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैंने क्या किया है, कॉपर की 2 स्टेट होती है, कॉपर 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव। तो जो मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं वो इसकी +2 स्टेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो जी। तो अगर आपको ये पता करना है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, बिल्कुल सीधा सा काम है बेटा, जो सीरीज में ऊपर होगा वही मोर रिएक्टिव होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? लिथियम। लिथियम सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर एकदम से फाइंड आउट हो गया, दैट इज लिथियम। लेकिन अगर पेपर में कोई ये पूछ ले कि भैया लिस्ट रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो फिर वो होगा जो सीरीज में सबसे नीचे होगा। और सीरीज में सबसे नीचे कौन है? दैट इज गोल्ड। तो ये हो गया हमारा लिस्ट रिएक्टिव बेटा, और ये हो गया हमारा मोस्ट रिएक्टिव। तो एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कई बार कैसा क्वेश्चन आता है जेईई में, ए बी सी और डी, वो हमें वैल्यू देते हैं 0.1.34, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, -0.96 +0.34 और +0.12। उन्होंने हमें एलिमेंट के नाम नहीं दिए और क्या दे दिया, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, और वो भी किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। अब आपको क्या करना है बेटा, जो वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी वही आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो अब चेक कीजिए इनमें से कौन सी वैल्यू सर, ये तो पॉजिटिव की वैल्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट नेगेटिव कौन है हमारे पास? ये वैल्यू है, तो ये होगा हमारा मोस्ट रिएक्टिव वेक्टर। समझाता हूं कैसे। देखिए, अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है जी, तो एक्चुअल में वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो याद कीजिए कब आई थी, जब हमने ऑक्सीडेशन को किसमें कन्वर्ट किया था बेटा? रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तभी वो वैल्यू आई थी। तो ऑक्सीडेशन करने वाला जो होता है उसी की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव होती है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और मेटल की डेफिनेशन क्या होती है याद कीजिए, बेसिक तौर पे हम क्या बोलते हैं मेटल्स? मेटल्स आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो दोबारा समझिएगा एक बार, मेटल क्या? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। ऑक्सीडेशन क्या? जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। यानी कि मेटल वही अच्छा होगा या वही रिएक्टिव होगा जिसकी ऑक्सीडेशन भी बढ़िया होगी। अभी ऑक्सीडेशन किसकी बढ़िया होगी? जिसका रिडक्शन क्या वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव होगा, तो वो क्या है? ये वैल्यू। तो ये जो मेटल है आपके पास, जितना नेगेटिव उतना रिएक्टिव, जितना लिस्ट नेगेटिव उतना कम रिएक्टिव। मैं आपको गोल्ड से बताता हूं, आप एक बात समझिए, गोल्ड जो है बेटा, आपने सुना होगा पुराने जमाने में हम लोग बात करते हैं, राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते हैं, हमारे। अब सोच के देखिए, क्या राजा महाराजा, भाई रीजन क्या होता था उसका, क्यों सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते? शो तो करते नहीं होंगे वो, या उन्हें खाना खाते हुए ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक देख रही है। तो बेसिक चीज ये थी बेटा कि हमारे एंसेस्टर्स को पहले से पता था कि जो गोल्ड है, ये रिएक्टिविटी सीरीज तो अभी आई है, लेकिन ऐसी कोई ना कोई सीरीज हमारे एंसेस्टर्स ने पहले ही सॉल्व करके रखी हुई थी। अब समझिए, गोल्ड क्या है? सबसे नीचे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो है ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब जब राजा खाना खाएगा तो दुनिया भर के पकवान आएंगे भाई उसकी थाली में, तो अब उसमें क्या होगा? मसाले भी होंगे अलग अलग। तो क्या होता था बेटा, जो उनके एक्सपर्टाइज लोग थे उन्हें पता था कि अगर वो सोने के बर्तनों में खाना खाएंगे, क्योंकि गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव, तो उनके केमिकल्स जो हैं वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी तरह का पॉइजन नहीं बनेगा और राजा की हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। या दूसरा आपने देखा हो इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है बेटा, जो बड़े होते हैं उनसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशन है उसमें गोल्ड बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। आप सोच के देखिए, गोल्ड ही क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे घर में लेडीज जो हैं या जो भी कोई काम कर रहे हैं जिस भी उसमें, तो आपने देखा वो ऑर्नामेंट्स, इयररिंग्स डालते हैं, गले में कोई माला डाली हुई, चेन डाली हुई, उन्होंने इयररिंग डाली हुई है, जो भी है आपके पास रिंग्स डाली हुई है, तो उन्हें पता है भाई उन्होंने दिन भर काम करना है। अब काम करेंगे तो क्या होगा? पसीना आएगा। पसीने में क्या होता है? NaCl। तो अगर गोल्ड रिएक्टिव हुआ तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन होने से बॉडी में एलर्जी हो सकती है। तो एंसेस्टर्स को पहले से पता था कि भैया गोल्ड डाल लो, गोल्ड इज लिस्ट रिएक्टिव, कभी भी गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा या बहुत रेयर कंडीशन में रिएक्ट करेगा। इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में आज तक भी गोल्ड की अलग एक इंपॉर्टेंस है।
समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो गोल्ड क्या है भैया? लीस्ट रिएक्टिव मेटल, और लिथियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल। चाहे वो एग्जांपल दे दे, चाहे वो वैल्यू दे दे। अब आपको पता करना है। पहला आपको क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट या दूसरी एप्लीकेशन आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा बेटा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, जिसका पॉजिटिव होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब एक क्वेश्चन बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है बच्चों के लिए, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, अभी पहले ये वर्ड समझ लीजिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए समझिएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भैया मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, ठीक है? तो इससे आप क्या मतलब समझते हैं? इससे ये मतलब है कि मैं आपका इंश्योरेंस करूंगा, समझ पा रहे हैं? मैं एक ट्रैवल एजेंट हूं, इसका मतलब मैं आपकी ट्रैवलिंग को मैनेज करूंगा। मैं आपका फाइनेंशियल एजेंट हूं, मैं आपके फाइनेंस को संभालूंगा। तो एजेंट शब्द बेटा जी उसके साथ लगता है जो सर्विस हम दूसरे को देते हैं। क्लियर है? तो अगर कोई ये कहे कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, समझना है, तो वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ऑक्सीडेशन करेगा। और अगर कोई कहे मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो वो क्या करेगा बेटा? दूसरे का रिडक्शन करेगा। सीधी सी बात है। मैं एलआईसी एजेंट हूं तो मैं दूसरे का इंश्योरेंस करूंगा, मैं ट्रेवल एजेंट हूं तो मैं दूसरे की ट्रेवल मैनेज करूंगा, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं दूसरे का ऑक्सीडेशन करूंगा। तो एजेंट वर्ड के आगे जो होता है बेटा, एजेंट वही काम करता है लेकिन दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं कि भैया लिथियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब लिथियम दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो खुद का क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं कहूं कि भाई कोई एक्स एलिमेंट है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, समझिएगा बात को, दूसरे का क्या कर रहा है? वो ऑक्सीडेशन। किसका? किसी और का कर रहा है। एक्स वाई का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो एक्स क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात आपको समझ में आई है? मैं एक बार दोबारा से बताता हूं। मान लीजिए मैं लिथियम हूं और ये मान लीजिए मेरे पास कॉपर है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी? मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कॉपर का क्या हुआ ये सोचो, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, समझ पा रहे हो ना? कॉपर का हुआ रिडक्शन, तो मेरा नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लैरिफाई हुई बात? कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन, पर नाम किसका हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट, मेरा हुआ। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब आप समझिए इनमें सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया ऑक्सीडेशन कौन करता है? लिथियम करता है, सबसे ऊपर है। तो वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन कंसीडर होगा? लिथियम। सबसे बढ़िया रिडक्शन कौन करता है? गोल्ड। तो गोल्ड क्या कंसीडर होगा बेटा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का जो रिडक्शन करेगा, सोचिए वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो जो काम हम दूसरे के लिए करते हैं उसको हम एजेंट वर्ड के साथ जोड़ देते हैं, ट्रेवल एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, और ऐसे ही वर्ड आ गया। अब ये करेगा रिडक्शन तो इसके साथ वाले का होगा ऑक्सीडेशन, तो इसे ऑक्सीडेशन करने वाला एजेंट बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी? तो ये क्या हुआ हमारे पास? रिड्यूसिंग एजेंट, और यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है समझिए। इफ समवन सेज कैल्शियम, सोडियम और कोबाल्ट, देन सिलिकॉन। मान लीजिए ये हमारे पास है, और आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भैया इनमें से बताइए वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। सवाल है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी? अब आपको क्या समझना है कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? जो खुद का रिडक्शन करेगा। अब खुद का रिडक्शन का मतलब जो आपकी इस सीरीज में सबसे नीचे आएगा। अब चेक कीजिए, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, सोडियम है और सिलिकॉन है। तो आप ध्यान से देखिए, ये रहा आपका सिलिकॉन, ये सबसे नीचे है। इसका मतलब ये खुद का करेगा रिडक्शन, दूसरे का करेगा ऑक्सीडेशन, तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें से हमारा आंसर आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट। थोड़ा सा अगर आप मैनेज करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। इसी को वो अपोजिट टर्म में पूछ सकता है, बताइए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। अभी रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो सीरीज में ऊपर होगा।
अभी ऊपर कौन होगा इनमें से देखिए, आई थिंक दैट विल बी योर कैल्शियम। तो कैल्शियम हो गया भैया हमारा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर, एग्जाम्पल से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल ना दे के आपको वैल्यू दे दे, वो कह दे कि भैया मेरे पास ये ऑप्शन है -0.76, -0.34 और +1.9 ले लीजिए, और यहां ले लेते हैं +0.72, कुछ भी हम एक रैंडम सी वैल्यू हम लोगों ने क्रिएट कर। ध्यान से, अगर जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। सवाल है स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको क्या करना है, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लो, इस O के नीचे इसका रिवर्स लिख लो। O का रिवर्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन कौन कर रहा है इसमें, वही आपका आंसर होगा। जो सबसे बढ़िया रिडक्शन करेगा वो आंसर होगा। और रिडक्शन आपके पास कहां है, नीचे की तरफ है। तो यहां से अब आप देखिए, जो वैल्यू ज्यादा प्लस होगी बेटा, वही आपका स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां से आपका आंसर आ गया सी। आई है बात समझ में। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव नीट में या जेईई में पूछे जाते हैं। कंफ्यूज तभी होता है इंसान जब कंसेप्ट क्लियर हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर किया, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस की, तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को भी इजीली डील कर सकते हैं। तो आप एक बार देखिए, फिर हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो बेटा थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। उसके लिए मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है आपके लिए। मैं एक बार थर्ड एप्लीकेशन समझाता हूं और फिर उसको हम लोग क्वेश्चन को उसके थ्रू सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है जी। थर्ड एप्लीकेशन जो है बेटा, वो है कैलकुलेट ईएमएफ। पहले तो समझिए ईएमएफ होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या वर्ड है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसे हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है जी। और वही रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ई नॉट सेल्स। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट सेल से। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो कई मेथड बन सकते हैं, पर कोई भी एक मेथड आप अपने दिमाग में सेट कीजिए। फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल मेथड में आता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और एक तो ये है आपके पास, और दूसरा जो मेथड है हमारा दैट इज ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा मेथड है। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन ज्यादा मेथड में कंफ्यूज होने की बजाय एक ही मेथड को आप सॉलिडिफाई कीजिए। तो हम इस मेथड को एक बार यूज करना सीखते हैं, ठीक है जी। अभी करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसका ई नॉट सेल निकालना है। रिएक्शन दी गई है Zn 2Ag पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, ठीक है जी। अभी अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वैल्यू हमें दी गई है। अब आप ध्यान सबसे पहले ये देखो कि ये है क्या, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। पहले आप इस वैल्यू को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लें। क्या करेंगे, यू जस्ट चेंज योर साइन। अगर ऑक्सीडेशन है तो क्या बना लेंगे हम, रिडक्शन। रीजन, हमारी जो सीरीज बनी हुई है बेटा, वो मोटे तौर पे रिडक्शन पोटेंशियल में बनी है। तो हम ऑक्सीडेशन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन में। Ag से Ag पॉजिटिव भी क्या है हमारे पास, रिडक्शन। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें आ जाएगा, साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने। तो अब जो वैल्यू ज्यादा होती है, इनमें से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी रिडक्शन में बेटा, दैट विल बी योर RHS एंड सेकेंड वन विल बी योर LHS, ठीक है। तो रिडक्शन की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला क्या है, RHS माइनस LHS। अभी RHS का वैल्यू कितना है देखिए आप, राइट हैंड साइड 0.80। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखना है हमें, और माइनस का साइन, और उसके बाद हमें क्या करना है, LHS का, दैट इज -0.76। तो जब ये ओपन होगा तो इट विल बिकम प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.80 प्लस 0.76 एंड योर वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.56। ये आपके इस ई नॉट सेल का ईएमएफ है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में, कंफर्म है आप बिल्कुल। क्या करना है, अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन, और अगर रिडक्शन हुआ तो कोई चेंज नहीं करना, क्लियर है ना।
ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन बनाना है, लेकिन अगर पहले से रिडक्शन दिया हो तो फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ RHS LHS पहचानने हैं और फिर उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है जी। अब यहीं से बेटा एक और एप्लीकेशन हमारी जनरेट होती है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। अभी स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। भाई हाइपोथेटिकली हम दो चीज ले लें और हमें यही ना पता हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, एक्स और वाई ले लिया, क्या पता उनकी रिएक्शन ना हो। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उनका ई नोट सेल निकालना होता है। क्या करेंगे हम लोग बेटा? ई नोट सेल को कैलकुलेट करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ ई नोट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो समझिएगा वो रिएक्शन होगी, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर गलती से ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई तो समझ जाना कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये हमारी फोर्थ एप्लीकेशन के अंदर आता है। पहली एप्लीकेशन क्या थी? विच वन इज मोर रिएक्टिव। दूसरी एप्लीकेशन क्या थी? याद कीजिए, कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तीसरी एप्लीकेशन ई नोट सेल कैसे निकालना है, और यू कैन से ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या फॉर्मूला है? कैथोड माइनस एनोड, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आरएचएस माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलएचएस। ये हमने इस न्यूमेरिकल को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया। तो इससे हमें पता चल गया कि भैया ये जो रिएक्शन है, देखिए वैल्यू क्या आ गई है, पहले ये देखो पॉजिटिव आ रही है ना वैल्यू, इसका मतलब ये रिएक्शन हो सकती है। और अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब इसकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर इससे आगे का पार्ट आपको बताता हूं मैं। तो इससे नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास है कि वेदर ए मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस और नॉट। कि अगर मान लीजिए हम किसी मेटल को, फॉर एग्जांपल यहां मैंने एक डायग्राम जनरेट की है, जिंक को मैं HCl में डिप कर रहा हूं। सवाल है कि H2 गैस बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है जी। तो इस केस में आपने क्या करना होता है बेटा, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, तो H2 गैस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। कैसे? देखिए समझिए भाई, जिंक विल कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो ऐसे करेगा, HCl को तोड़ ले तो क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव। तो अगर 2H पॉजिटिव लूं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसे मिले तो इट विल प्रोड्यूस H2 गैस। तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम जिंक को HCl में डिप करेंगे तो कंफर्म है H2 गैस बनेगी। तो आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। तो उसके अपोजिट दूसरे मेटल क्या होगा बेटा? दैट विल बी ऑक्सीडेशन। तो सीधा सा मतलब है, इस सीरीज में हाइड्रोजन को देखिए, दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, हरियाणा से इंडिकेट किया हुआ है। इससे ऊपर जो भी है वो हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीडेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन उनके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? अपने आप रिडक्शन हो गया। मान लीजिए ये सारे ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या हुआ इनके मुकाबले में? रिडक्शन। तो जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो तो हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन, और जब हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा बेटा तभी H2 गैस बनेगी। तो एक तो सीधा सा तरीका है सीरीज के थ्रू, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है अगर आप उन्हें किसी भी एसिड में डालेंगे दे विल लिबरेट H2 गैस, और अगर कोई हाइड्रोजन से नीचे है तो वो H2 गैस लिबरेट नहीं करेंगे। क्लियर है? दूसरा वही ई नोट सेल के तरीके से, ई नोट सेल की वैल्यू आपको दी जाएगी। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो है ई नोट सेल का वैल्यू दैट इज 0, तो आप क्या करें? ई नोट सेल फाइंड आउट कर लें। अगर ई नोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो गैस प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। दो तरीके हैं, या तो ई नोट सेल की वैल्यू से आप कैलकुलेट कर ले, या आपको अंदाजा लगाना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो फटाक से ध्यान रखें, इससे जो भी ऊपर होगा, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर होगा वो H2 गैस देगा, हाइड्रोजन से जो नीचे होगा वो H2 गैस नहीं देगा। क्लियर है ये बात? आपको आगे बात समझ में चलिए। तो यहां मैं एक चीज और आपको बता देता हूं बेटा, कि जब कोई रिएक्शन आपको दी जाए तो यहां एक और चीज हमें जाननी होती है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है?
तो इसका क्या तरीका है बेटा, सबसे पहले समझिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो मेटल सबसे पहले लिखा जाएगा, और ऑक्सीडेशन के बाद जिस फॉर्म में वो गया वो फॉर्म उसके बाद लिखी जाएगी। बीच में आप स्लैश का यूज कर लेते हैं, और यहां पे हमारे पास एक तरीके से डबल स्लैश है, दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। इसको हम सॉल्ट ब्रिज की फॉर्म में जानते हैं। और उसके बाद जिसका रिडक्शन हुआ उसके आयंस पहले और उसका मेटल बाद। ठीक है जी, सबसे पहले याद रखिएगा दोनों मेटल लास्ट में है, दोनों आयंस बीच में है, पहले ऑक्सीडेशन वाला और फिर रिडक्शन वाला। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो हिस्सा हुआ बेटा, इसे हम लेफ्ट साइड बोल सकते हैं और इसे हम क्या बोल सकते हैं, राइट साइड। और याद कीजिए फार्मूला क्या था, LOAN। लेफ्ट वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट वाले का क्या होगा, रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन साइड, ये हो गया हमारा रिडक्शन। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो क्लियर है, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन या ऑब्जेक्टिव पार्ट है बेटा, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। नेक्स्ट टाइम जब हम अपना लेक्चर अपलोड करेंगे तो हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोड, जेईई मेंस के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजों पे हम लोग इलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, वी विल श्योरली सॉर्ट आउट योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।